हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा आपको टॉपिक वाइज वीडियो डिटेल्ड फॉर्मेट में। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाकर के उसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो आते हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका कंप्लीट चैप्टर रिविजन। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें बहुत कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरह से दिमाग में डाल दी जाएंगी। हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, तो यही रहा वो वीडियो। तो चलिए बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं। आते हैं इसके पहले बेसिक पर्सपेक्टिव के ऊपर कि क्या हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो वी डिस्कवर फिजिक्स बाय लर्निंग हाउ टू मेजर द क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन फिजिक्स। ओके डन। अमंग दीज क्वांटिटीज आर लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, प्रेशर हो गया, मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया, फोर्स हो गया, 10 तरह की चीजें हो गई। ठीक है, और इन हर तरह की चीज को मेजर करने के लिए हमने सबको एक यूनिक यूनिट दे करके रखी है। ठीक है, सबकी एक यूनिक सी यूनिट होती है। तो वी मेजर ईच फिजिकल क्वांटिटी इन इट्स ओन यूनिट्स बाय कंपैरिजन विद अ स्टैंडर्ड। ठीक है, ओके डन। द यूनिट इज अ यूनिक नेम दैट वी असाइन टू मेजर दैट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, किलोग्राम इज द unique name which is given as the unit for measurement of mass. ठीक है, किलोग्राम is basically the unique name given as the unit for the measurement of mass. वैसे मीटर किसके लिए हो गया, लेंथ के लिए हो गया, सेकंड किसके लिए हो गया, टाइम के लिए हो गया। तो इस तरह की बातें यहाँ पे होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मीटर इज द यूनिट विच इज असाइंड फॉर मेजरिंग लेंथ फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ इज बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है एसआई सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, अब यहां पे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं बेटा। क्या होती हैं, कुछ होती है हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे अब लेंथ की बात करूंगा तो लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, ये होती है मीटर के बराबर। उसके बाद अगर मैं टाइम की बात करूंगा, सेकेंड्स होती है यूनिट। अगर मैं करंट की बात करूंगा, एम्पियर होती है यूनिट। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूंगा, केल्विन होती है यूनिट। अगर मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करूंगा, मोल होती है। अगर मैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करूंगा तो कैंडेला होती है यूनिट। और अगर मैं मास की बात करूंगा तो होती है केजी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये जो सात है ना, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देखो बेटा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो ये सात यहां पे बनकर के आए हैं ना, दीज 7 क्वांटिटीज आर बेसिकली कॉल्ड एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज को यूज करके इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज तुम्हारे दिमाग में आती है ना, वो कहीं ना कहीं इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला करके ही बनी होती हैं। और वही किसी भी क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में खोल देना, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इतना पूरा फंडा क्लियर हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना बेटा। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, बहुत बार स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, बहुत सारे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो शानदार, एक तरफा आगे बढ़ेंगे। ओके, यूनिट क्या होता है, तो वी कैन डिफाइन अ यूनिट इन एनी वे वी केयर। ठीक है, हाउएवर द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू सो इन सच अ वे दैट साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड विल एग्री दैट आवर डेफिनेशंस आर बोथ सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, किसी भी चीज की यूनिट जो है ना, वो हमें ऐसी रखनी पड़ती है सो दैट ऐसा नहीं कि बस वो हमको ही समझ में आए। भाई यूनिट ऐसी रखो जो कि यूनिवर्सली, मतलब बेसिकली ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, हर जगह के साइंटिस्ट उस पर्टिकुलर यूनिट पे काम करने को एग्री होने चाहिए, तभी जाकर के वो जो यूनिट है ना, वो पूरी एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, यूनिट एक्सेप्टेड कब होती है, जब उसकी हर जगह मान्यता प्राप्त हो। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, ओके। वंस वी हैव सेट अप अ स्टैंडर्ड से फॉर लेंथ, वी मस्ट वर्क आउट प्रोसीजर्स बाय व्हिच लेंथ व्हाटसोएवर बी इट, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, द व्हील बेस ऑफ स्केटबोर्ड, सबको एक्सप्रेस कर सके हम उस एक यूनिट के टर्म्स में जो कि मीटर थी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, बेसिक थ्योरी थी इसकी। अब आते हैं बेस क्वांटिटीज के ऊपर। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं बेस क्वांटिटीज, कौन कौन सी होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको मिलाकर के बनती हैं फिर दुनिया जहान की
सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज दैट इट इज अ प्रॉब्लम टू ऑर्गेनाइज देम। फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑल इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है भैया कि हर क्वांटिटी जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड ही नहीं कर रही, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट बस 7 क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल हैं, इसके अलावा आपके दिमाग में जो भी क्वांटिटी आ जाए वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही हैं। और किस पे डिपेंड कर रही हैं? इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? यहां मैंने बताया था, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये होती है फॉर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये होती है फॉर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। आया फंडा पूरा क्लियर? इन 7 को छोड़ के दिमाग में जो भी आ जाए ना वो फंडामेंटल नहीं है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। वो कहां से निकली है? वो इनमें से निकली होगी, ठीक है। इतना पूरा फंडा समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्पीड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज दैट इज लेंथ एंड टाइम। सर कैसे? स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो गया? एक तरह का लेंथ हो गया, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम था, टाइम क्या हो गया? टाइम इज बेसिकली अ फंडामेंटल क्वांटिटी एज वेल। आया समझ? तो स्पीड ना एज सच लग रहा था कि यार स्पीड कैसे निकलेगा फंडामेंटल से। देख लो बेटा, स्पीड का तुमने पहला फॉर्मूला लिखा, वहीं दिख गया कि भैया स्पीड तो डिपेंड कर रहा है 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे, चलो 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 आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन यहाँ पे होता है, देखो यूनिट कैसी हमको चूज करनी चाहिए। यूनिट का इंट्रोडक्शन है ये कि हमें यूनिट कैसी चूज करनी चाहिए। अपने मन से कुछ भी तो नहीं कर सकते। तो यूनिट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मुझे स्टाइलस का ना लेंथ निकालना है, ठीक है, तो स्टाइलस का जो लेंथ है ना, आप बोल सकते हो कि सर स्टाइलस का लेंथ अप्रोक्सीमेटली होगा 15। मैंने बोला बस 15? भाई 15 सेंटीमीटर की 15 लीटर बोलना चाह रहे हो कि 15 डिग्री सेल्सियस बोलना चाह रहे हो? क्या बोलना चाह रहे हो? तुम बोलोगे सर इसकी तो 15 सेंटीमीटर होगी। तो सेंटीमीटर इज द यूनिट विच इज चूजन फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द स्टाइलस, ठीक है। क्या मैं इसको किलोमीटर्स में करूंगा एक्सप्रेस? भाई किलोमीटर ना बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी अगर मुझे स्टाइलस की लेंथ निकालनी है तो। आया समझ? भाई कौन है जो स्टाइलस की लेंथ को किलोमीटर्स में निकाल रहा है? आया समझ कि नहीं आया? तो यहाँ पे ना जो यूनिट हम चूज करेंगे दैट शुड बी बेसिकली ऑफ सुटेबल साइज, ठीक है। इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। मतलब ऐसा नहीं कि यूनिट में कुछ झोल है, यूनिट एकदम एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए। 1 मीटर मतलब बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर मतलब बराबर 1000 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, और ऐसे ही कुछ फीचर्स हैं जो कि यूनिट के पास होते हैं, ठीक है। आया इतना समझ में? इन सारे बेसिकली कंडीशंस हैं। अगर यूनिट ऐसी है ऐसी है ऐसी है, इन सारे कंडीशन को फॉलो कर रही है तो वो तरीके की यूनिट है, कायदे की यूनिट है, ठीक है। इतना फंडा समझ में आ गया बेटा? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का? पूरा फंडा सुपर क्लियर? चलो एक तरफा आगे बढ़ेंगे, आ जाओ। ये अपना, एक सेकेंड, ये अपना हो चुका है। यहां पे आते हैं। अब आता है बेटा चार्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर मैं आपसे हमेशा बोलने वाला हूं कि बेटा चार्ट पे क्या लिखा है। तो चार्ट जो होता है ना, चार्ट पे लिखी होती है सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। चार्ट पे लिखी होती है सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेसिकली 7 पे आपको फोकस करना है भाई। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास के लिए सिंबल क्या होता है? एम। नाम क्या होगा? यूनिट किलोग्राम। और सिंबल क्या होगा? यूनिट का सिंबल क्या होगा बेटा? केजी। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ के लिए सिंबल क्या होगा? एल। नाम क्या होगा? मीटर। यूनिट का नाम क्या होगा? मीटर। और सिंबल क्या होगा? सिर्फ एम लिख देंगे अपन, ठीक है। वैसे ही टाइम के लिए क्या होता है? सेकेंड्स होता है। उसके बाद करंट के लिए क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद टेम्परेचर केल्विन्स में करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में करते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो चार्ट पे आती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं तो बोलता हूं दिलो दिमाग में इसको बसा के रखना, एक तरफा चीज है। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया? चलो बहुत शानदार, एक तरफा आगे बढ़ेंगे। ओके,
सम डिराइव्ड यूनिट्स ऑन एसआई, ठीक है, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, अभी जो आपको बताया था ना ये होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, दीज आर नॉट द डिराइव्ड यूनिट, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। इसके अलावा दिमाग में जो भी तुम्हारे आ जाए ना वो डिराइव्ड नहीं है, वो बेसिकली बेसिक नहीं है, वो है डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल नहीं है, डिराइव्ड है। फॉर एग्जांपल फोर्स, फोर्स बेसिक थोड़ी है, फोर्स डिराइव्ड है, क्योंकि अगर बेसिक होती तो चार्ट पे मौजूद होती। क्या फोर्स चार्ट पे मौजूद है? नहीं है, इसका मतलब कैसी है? डिराइव्ड है। वर्क, एनर्जी, पावर, पोटेंशियल, कैपेसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, 10 तरह की चीजें ऐसी आएंगी जो कि फंडामेंटल नहीं है, वो डिराइव्ड है। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी करो प्लीज। चलो ठीक है, फिर बहुत शानदार, ये चीज आप लोगों ने देख ली होगी। तो ये थे हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट्स के ऊपर लेकर के आते हैं आपको। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, लाइट ईयर क्या होता है, ये सब जानने को मिलता है, ठीक है। तो पहली बात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से लेकर के सन के सेंटर तक के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जहां पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.5 10 टू द पावर 11 मीटर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। नोट कर लिया इसको, चलो आगे बढ़ेंगे। पक्का, फंडा क्लियर। चलो लाइट ईयर, भैया इस पर बेस बहुत सारे आते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट एक साल में वैक्यूम में क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लाइट ईयर। जहां पे 1 लाइट ईयर जो होता है ना वो होता है 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर, बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहां पे कुछ पावर्स होती हैं 10 की, ठीक है। 10 की छोटी पावर्स भी हैं, मतलब क्या, 10 की पावर -1 -2 -3 -6 -9, 10 की बड़ी पावर्स भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कौन से काम में आने वाली है, तो मैं जरा वहां पे टिक कर दूंगा भाई। यहाँ पे मेगा बहुत काम आता है, किलो तो आते ही रहता है, उसके बाद डेसी इतना नहीं आएगा, सेंटी आएगा, मिली आएगा, माइक्रो आएगा, नैनो आएगा, पीको आएगा, फर्मी आएगा, ठीक है। ये वाले बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं। और एक और चीज होती है बेटा एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ए के ऊपर बिंदी, एंगस्ट्रॉम, और इसका मतलब होता है 10 टू दी पावर -10, ठीक है। एक ये वाला एडिशनल है, जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करना। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ये वाला फंडा पूरा सुपर क्लियर है। चलो आगे बढ़े, ये सम प्रैक्टिकल यूनिट्स प्रीफिक्सेस थे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ना एरर्स की जरा बातचीत करने वाले। एरर्स का इंट्रो पकड़ लो भाई। अगर तुम कोई भी मेजरमेंट करोगे तो वहां पे एरर्स का आना लाजमी सी बात होती है, ठीक है। एरर्स नहीं आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम कितना भी केयरफुल ऑब्जर्वेशन ले लो, एरर थोड़े बहुत तो आ जाते हैं, ठीक है। एरर को ना बेसिकली हम डेल्टा से करने वाले हैं रिप्रेजेंट, और एरर का जो बेसिक फॉर्मूला होने वाला है वो होने वाला है ट्रू वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। एरर का जो बेसिक फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटा, ट्रू वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू। अब सर ट्रू वैल्यू कैसे निकलती है, तो जो ट्रू वैल्यू होती है ना, ट्रू वैल्यू इज बेसिकली द मीन वैल्यू। अगर आपको ट्रू वैल्यू निकालनी है तो ट्रू वैल्यू कैसे निकलती है, बस एक काम करो, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल लो। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हमने ना लेंथ के 3 ऑब्जर्वेशंस ले लिए और मुझे अगर लेंथ की ट्रू वैल्यू निकालनी है, मैंने लेंथ के 3 ऑब्जर्वेशंस ले लिए और मुझे लेंथ की ट्रू वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे लेंथ की मीन वैल्यू निकालनी है, तो फिर ये ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी, मीन निकाल करके। और मीन कैसे निकलेगा, L1 + L2, या 3 क्या भाई अपन ने मान ले n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिए, तो सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो दिस इज द मोस्ट क्लोज विच वी कैन रीच टुवर्ड्स द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू तक पहुंचने का सबसे ज्यादा सटीक तरीका क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस का एवरेज ले लेना। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये हो गया ट्रू वैल्यू। और अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन में एरर है, जैसे मान लो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो एरर कैसे निकलता है बेटा, एरर निकालने का एक ही फंडा होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का मतलब लेंथ का ही मेजरमेंट इन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही करके मान लो अगर आखिरी nth ऑब्जर्वेशन में क्या एरर है, अगर मुझे वो निकालना है, इसके लिए बस वही करना है। ट्रू वैल्यू मतलब LM, इसका मतलब क्या होता है, मीन वैल्यू लेंथ की, दैट इज द ट्रू वैल्यू। माइनस क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू फॉर द nth ऑब्जर्वेशन। इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो क्या सीख लिया कि ट्रू वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है, मीन निकाल लेना। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो चुका है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक तरफ अजी हटो, आया समझ की नहीं आया, ठीक है। चलो
अब जरा यहाँ पे देख लो, द मेजरिंग प्रोसेस इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन. ऑब्वियसली नो मेजरमेंट इज परफेक्ट एज द एरर्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस कैन नॉट बी रिमूव्ड कंप्लीटली. एरर्स को आप कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट से. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हेंस इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज ऑलवेज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू और द ट्रू वैल्यू. ठीक है, उसके बाद अगर आपको एरर निकालना है तो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, हर एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है. हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन. चलो फंडा पूरा क्लियर है, एरर का फंडा पूरा क्लियर है. चलो अब एरर्स को ना क्लासिफाई करा गया है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस. तो टाइप्स ऑफ एरर्स अपने पास होने वाले हैं कुल मिलाकर के 4 तरह के: एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर. एब्सोल्यूट एरर में सबसे खास बात क्या होती है कि इसको ना हर ऑब्जर्वेशन के लिए निकाला जाता है. ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर नाम से ही क्लियर है कि सारे एब्सोल्यूट एरर्स का ना एवरेज निकाल देंगे, दैट बिकम्स मीन एब्सोल्यूट एरर. उसके बाद दो और फंडे हैं यहाँ पे, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर. ठीक है, रिलेटिव का एक और नाम होता है फ्रैक्शनल एरर एज वेल. ठीक है, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये इसका क्लासिफिकेशन है. 3 2 1 रेडी गो एंड डन. हो गया, टाइप्स ऑफ एरर्स ऐसे होते हैं. अब एक एक करके इसको अपन पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो पहली बात जरा समझ लो, अगर डेल्टा ए आई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द ith मेजरमेंट, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी क्वांटिटी ए में अगर उसका ith ऑब्जर्वेशन लिया गया, ठीक है, उसमें अगर एरर आ चुका है, ठीक है, तो डेल्टा ए आई से करेंगे इसको मेजर. और हम ना एरर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. तो हम जब मीन निकालते हैं, खासतौर से जब हम मीन निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो वहां पे हम डेल्टा ए आई लेकर के चलते हैं. इस बात का खास ध्यान रखिएगा, इसका मॉड्यूलस लेकर चलते हैं. मतलब मीन निकालने के टाइम पे यू आर नॉट कंसर्न्ड विद द साइन कन्वेंशन, यू आर जस्ट कंसर्न्ड विद द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एरर. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना आप लोग के लिए फंडा थोड़ा सुपर क्लियर कर देता हूं. मान लो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है कि हमने लेंथ मेजर करी पहले 10.0 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर हमने लेंथ मेजर करी मान लो 10.1 सेंटीमीटर, फिर हमने लेंथ मेजर करी तीसरे ऑब्जर्वेशन में मान लो कितनी आ गई, 10.2 सेंटीमीटर आ गई. ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, हमारे पास रीडिंग्स थी. अब हमको निकालना है इसका ट्रू वैल्यू, हमें निकालना है इसका ट्रू वैल्यू. तो ट्रू वैल्यू कैसे निकलता है, जब हम इसका पूरा मीन निकाल देंगे. ट्रू वैल्यू कैसे निकलता है, जब हम इसका पूरा मीन निकाल देंगे. तो L1 प्लस L2 प्लस L3. ठीक है, 10, 10.1, 10.2. अच्छा, इसको मीन निकालना है, मतलब डिवाइड कर दो 3 से. तो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू कैसे मिलने वाली है, 10 10 10 मतलब 30. तो 30.3 अपॉन 3 करेंगे तो अपने पास जो ट्रू वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 10.1 सेंटीमीटर. ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा, 10.1 सेंटीमीटर आ चुकी है. दिस इज अबाउट ट्रू वैल्यू. अब यहीं पे हम निकाल सकते हैं इसका एब्सोल्यूट एरर. हर एक चीज निकाल के दिखा दूंगा, बस तुम ध्यान देते हुए चलना. ठीक है, तो यहां जरा दिल बना दो, दिस इज द ट्रू वैल्यू. अब आते हैं इसके हम एब्सोल्यूट एरर्स के ऊपर. तो एब्सोल्यूट एरर में बेटा सबसे खास बात क्या होती है कि एब्सोल्यूट एरर जो है ना वो हर ऑब्जर्वेशन के लिए निकलता है. क्या बोला मैंने, एब्सोल्यूट एरर जो है बेटा वो निकलता है हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए. ठीक है, जैसे मान लो एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ फॉर थर्ड ऑब्जर्वेशन. भाई किसी भी एरर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू. ठीक है, तो ट्रू वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10.1 आ चुकी है. तो ट्रू वैल्यू माइनस कर देंगे मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस कर देंगे मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस कर देंगे मेजर्ड वैल्यू. और हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज क्या थी, 10, 10.1 और 10.2. ठीक है, क्या थी बेटा, 10, 10.1 और क्या थी 10.2. अब जरा गौर फरमाइएगा, 10.1 माइनस 10 करेंगे तो 0.1. ठीक है, दिस 0.1 सेंटीमीटर इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. ठीक है, यहां करेंगे तो 0 सेंटीमीटर इज द एब्सोल्यूट एरर, यहां करेंगे तो माइनस का 0.1 सेंटीमीटर इज द एब्सोल्यूट एरर. आ गया पूरा फंडा क्लियर. तो ट्रू वैल्यू निकालने का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है और वहां निकाल दिया आप लोग के लिए एब्सोल्यूट एरर. मैं ये चाहता हूं कि इसको मैं डब्बे में डाल दूं यार. ठीक है, एब्सोल्यूट एरर का पूरा फंडा जो है ना अपन डब्बे में डाल दें.
तो ये एब्सोल्यूट एरर हो गया और यहाँ पे अपन ने क्या निकाल दिया था, ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ये ट्रू वैल्यू का फंडा भी आप लोग को सुपर क्लियर हो चुका होगा। ट्रू वैल्यू हो चुका, एब्सोल्यूट हो गया। अब निकालते हैं इसका मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के टाइम पे सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पे जाता है बेटा, कि एब्सोल्यूट एरर हर ऑब्जर्वेशन का निकलता है। और अब अपन निकालने वाले हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब ऑब्वियसली फिर आपको सारे लेंथ के जो एरर्स हैं उसका मीन लेना है। ठीक है, तो डेल्टा एल मीन इसका मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा पता है भाई, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इसका मॉड्यूलस, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन इसका मॉड्यूलस, और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ फॉर थर्ड ऑब्जर्वेशन इसका मॉड्यूलस, और इसका मीन लेना है, मतलब डिवाइड मारो उसको 3 के साथ। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो डेल्टा एल मीन जो आएगा वो कितना आएगा भैया, ऊपर वाले में कितना आ गया 0.1 प्लस क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस मत लेना बेटा, एरर का मॉड्यूलस लेना है मीन लेने के टाइम पे, मतलब 0.1 ही लेंगे आप। इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो अपना आंसर आ जाएगा 0.2/3। ठीक है, दिस बिकम्स द मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस बिकम्स द मीन एब्सोल्यूट एरर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का इतना पूरा फंडा क्लियर हो गया। अब किसी भी चीज के, किसी भी क्वांटिटी को जो फाइनल एक्सप्रेशन हम देते हैं ना बेटा, जरा ध्यान देना, किसी भी क्वांटिटी का जो फाइनल एक्सप्रेशन होता है वो कैसे लिखा जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन वो आप ऐसे लिखेंगे बेटा, ध्यान देते हुए चलना, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। लेंथ इज इक्वल टू, पहले तो आप लिखेंगे इसकी ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू कैसे मिली थी, मीन वैल्यू लेकर के। ठीक है, उसके बाद एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जो एरर है ना ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, तो प्लस माइनस डेल्टा एल मीन, इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, क्या लिखा गया बेटा इसमें, ये है अपने पास ट्रू वैल्यू और ये अपने पास है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस, यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, ये मीन एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू प्लस माइनस क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मेरे ख्याल में ये वाला पूरा फंडा सुपर क्लियर आप लोग को हो चुका होगा एग्जांपल के बेसिस पर ही। ठीक है, यहां से स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो, जल्दी यहां से स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो। 3 2 1 रेडी गो डन। और उसके बाद फिर यहां पे इधर 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 ये है अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन, हो गया 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जानदार। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पक्का। अब जरा ध्यान देना, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस था तो ये रहा प्लस, ये रहा माइनस। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट तो पहले से ही ले चुके थे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के टाइम पर सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर्स का आपको मॉड्यूलस लेके चलना पड़ता है। यू आर कंसर्न्ड ओनली विद द वैल्यू, नॉट विद द साइन कन्वेंशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, तो भैया जो अपना मीन एब्सोल्यूट एरर आया था उसको डिवाइड कर दीजिएगा मीन वैल्यू से। हमारा अगर लेंथ की हम बात करें तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो भी आया था उसको डिवाइड कर देंगे हम ट्रू वैल्यू से, दिस बिकम्स द रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। भाई एल मीन से एल मीन को काट मत देना, तुमको पता है ना, ऊपर वाला एक सिंगल टर्म है मीन एब्सोल्यूट एरर, नीचे वाला सिर्फ मीन वैल्यू है, दिस बिकम्स द रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। इसको अगर मैं 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा इट बिकम्स द परसेंटेज एरर, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, स्क्रीनशॉट हो चुका है इसका। चलें आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं परसेंटेज एरर पे, कोई बड़ी बात नहीं है, रिलेटिव एरर निकल गया था उसी को बस 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस बिकम्स परसेंटेज एरर, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो आगे बढ़े बेटा, ये वाला फंडा सुपर क्लियर हो चुका है। अब आते हैं प्रोपगेशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के ऊपर। सर ये क्या होते हैं, जरा गौर करना बेटा। जैसे मान लो ये अपना फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। जैसे मान लो अगर x इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया है a प्लस बी। ठीक है, अब यार अगर a में एरर है और b में एरर है तो ऑब्वियसली x में भी एरर आना लाजमी है। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया है कभी x इज इक्वल्स टू a माइनस बी, अगर a में एरर है b में एरर है तो प्रोडक्ट हो या डिविजन हो, प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या समेशन हो, या अगर x इज इक्वल टू a की पावर m है, b की पावर n है, c की पावर कुछ भी हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ कहानी चल रही है जहां पे एरर आ रहा है वो अगर a में और b में एरर है, a में एरर है
बी में एरर है, तो ऑब्वियसली जो इनको पूरा सॉल्व आउट करके एक्स नामक वस्तु आएगी, इसमें भी एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एरर जो है वो प्रोपोगेट कर गया। ठीक है, एरर जो है वो प्रोपोगेट कर दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया बेटा। तो अब पढ़ने वाले हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी, डिवीजन में भी, और जब समथिंग इज रेज टू द पावर ऑफ समथिंग, यहां पर भी पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ये परसेप्शन तुम्हारा यहां पे क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आ गया है मौका एरर इन समेशन को पढ़ने का। x इज इक्वल टू a प्लस बी है। देखो, अगर a में आ गया एरर डेल्टा a, b में आ गया डेल्टा b, तो x में भी आएगा एरर डेल्टा x के बराबर, और हमें सिर्फ निकालना है डेल्टा x की डेल्टा x क्या होगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपको डेल्टा x निकालना है ना, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो एरर्स आर एडेड। ठीक है, अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो एरर्स आर एडेड। आया समझ की नहीं। अगर x इज इक्वल टू ए प्लस बी है, अगर x इज इक्वल टू ए प्लस बी है, अब a में आ गया एरर, b में आ गया, तो x में भी आ जाएगा एरर। एरर को लिखने का तरीका ही होता है यार कि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए आप प्लस माइनस लगा दो पहले से। तो प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एरर हमेशा सिंपली ऐड हो जाएंगे। अगर x इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा हुआ है तो भी एरर्स ऐड हो जाते हैं। और प्यारी बात क्या है, अगर ना x इज इक्वल टू ए माइनस बी लिखा हुआ है, मतलब अगर सब्ट्रैक्शन चल रहा है तो भी एरर्स ना माइनस नहीं होंगे, एरर्स प्लस ही हो जाते हैं। एरर्स का माइनस होने का मतलब ये हो गया कि एरर कम हो गया, बट ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि अगर आप दो वैल्यूज को माइनस करेंगे तो वहां पे एरर्स कम हो जाएगा। भाई एरर कम नहीं होता कभी भी, एरर अगर ज्यादा टर्म्स इन्वॉल्व होंगे तो एरर इनफैक्ट बढ़ ही जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो अगर आप इसकी बात करें, समेशन की बात करें, या आप बात करें सब्ट्रैक्शन की, दोनों ही केसेस में एरर जो है ना वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। एज सिंपल एज दैट। दोनों का स्क्रीनशॉट साथ में ले लो, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एडिशन भी हो चुका है, सब्ट्रैक्शन भी हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब आपको लेके चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे। ठीक है, चलो फंडा पूरा क्लियर। एरर्स ऐड मतलब अगर ये एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर्स में हमेशा एडिशन हो जाता है उन दोनों केसेस में। ठीक है, लेकिन जहां तक यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, ठीक है, तो यहाँ पे ना रिलेटिव एरर नाम की चीज आपको देखने को मिलती है। रिलेटिव एरर वैसे भी क्या था, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक है, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, इट्स एज सिंपल एज दैट। इसे अपन कहते हैं रिलेटिव एरर। तो अगर x इज इक्वल टू a इंटू बी चल रहा है ना, तो यहाँ पे जो रिलेटिव एरर आएगा x में, हालांकि आपको डेल्टा x निकालने से मतलब है, हालांकि आपको डेल्टा x निकालने से मतलब है, लेकिन जो फॉर्मूला आ रहा है ना उसमें डेल्टा x बाई एक्स आ रहा है, प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का रिलेटिव एरर और फिर आ जाएगा b का रिलेटिव एरर, a का रिलेटिव एरर फिर आ जाएगा b का रिलेटिव एरर। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चीजें हमने मल्टीप्लिकेशन में देखी हैं वही सेम की सेम चीजें आपको डिवीजन में भी देखने को मिल जाएंगी कि रिलेटिव एरर्स आर जस्ट एडेड। यहां पे रिलेटिव एरर्स का एडिशन है, यहां पर रिलेटिव एरर्स का एडिशन है, और जहां पे आप यहां देखेंगे तो यहां पे नॉर्मल एरर्स का एडिशन था। ठीक है, जब तक प्लस हो या माइनस हो तो नॉर्मल एरर्स का एडिशन, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो तो रिलेटिव एरर्स का एडिशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये प्लस माइनस तो आपको दिखता ही रहेगा। ठीक है, ये था ना ये, जी हाँ, ये प्लस माइनस जो है ना एरर्स के रिप्रेजेंटेशन में, इसका आना तो लाजमी है, ये तो आते ही रहते हैं। ठीक है, हो गया। अब जरा यहां पे आ जाओ। अगर ऐसा होता है कि x इज इक्वल टू ए टू दी पावर n है, b टू दी पावर m है, इसको आप ऐसे लिख दो, a टू दी पावर n और b टू दी पावर माइनस m। तो यहाँ पे डेल्टा a का मतलब क्या होगा, क्वांटिटी a में एरर, डेल्टा b का मतलब क्या होगा, b में एरर, डेल्टा x का मतलब क्या होगा, x में एरर। तो जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर जो होगा ना वो क्या होगा, प्लस माइनस तो होगा ही होगा। यहां पर भी देखते हुए चलना, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस तो होगा ही होगा। अब उसके बाद a का रिलेटिव एरर, लेकिन a की पावर क्या पहुंच गई थी बेटा, n के बराबर, तो n टाइम्स a का रिलेटिव एरर। और बिल्कुल मत सोचना कि b की पावर माइनस में है तो अपन को यहां पे माइनस करना पड़ेगा, माइनस मत करना। माइनस का मतलब क्या हो गया कि एरर कम हो रहा है, और एरर कम नहीं होता है अगर ऐसा कुछ क्वांटिटी यहां पे डेवलप हो रहा है जहां पे समथिंग टू दी पावर समथिंग जा रही है।
तो यहाँ पे कहीं से कहीं तक हमको ये तो जानकारी नहीं मिल रही भैया कि एरर जो है वो कम हो जाएगा, तो कम मत करना, सिर्फ प्लस करना। बस b का पावर क्या गया था, m गया था ना, तो m लिख देना कोएफिशिएंट के तौर पे और उसके बाद b के रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर देना। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जब मैं आपसे बात करूं इसके परसेंटेज एरर की, तो आप सब जानते हैं कि ये रिलेटिव एरर को अगर मैं 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, इट बिकम्स परसेंटेज एरर। क्या बोला मैंने बेटा, अगर मुझे निकालना है परसेंटेज एरर तो बस एक काम करो, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देना 100% से, ठीक है। अगर मुझे निकालना है परसेंटेज एरर तो रिलेटिव एरर को बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100% से। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, एक तरफा स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी, 3 2 1 रेडी गो, डन। बढ़िया, बहुत शानदार। प्रोपोगेशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स आप देख चुके हैं, एक बहुत ही फेमस कैटेगरी क्वेश्चन है ये, जरा गौर करें। x इज इक्वल टू a टू द पावर l, b टू द पावर m, c टू द पावर n। तो रिलेटिव एरर आप निकालेंगे x में इज इक्वल टू a की पावर क्या है l, तो l कोएफिशिएंट में रिलेटिव एरर ऑफ a। उसके बाद b की पावर क्या है m, m कोएफिशिएंट में रिलेटिव एरर ऑफ b। और c की पावर क्या है n, तो n कोएफिशिएंट में रिलेटिव एरर ऑफ c, ठीक है। बहुत ही फेमस कैटेगरी क्वेश्चन है बेटा, बहुत फेमस। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, अ फिजिकल quantity x is given by this if the percentage error in the measurement of a, b, c and d are 4 3 2 1%। इसका मतलब क्या होता है, a का जो परसेंटेज एरर है डेल्टा a बाई a इंटू 100%, मतलब a का परसेंटेज एरर, इसका मतलब हो जाता है b का परसेंटेज एरर, और इसका मतलब हो जाता है c का परसेंटेज एरर, और इसका मतलब हो जाता है d का परसेंटेज एरर। कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ चमका क्या, ठीक है। तो ए बी सी और डी का जो एरर है परसेंटेज में वो 4 3 2 1 डिक्रीजिंग पैटर्न पे, ठीक है। 4 3 2 1, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन एक्स, एक्स गिवन है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जरा सोल्यूशन पे आते हैं इसके, ध्यान दीजिएगा बेहतरीन तरह से। एक्स का परसेंटेज एरर, एक्स का परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा देख भैया, 2 इंटू क्या हो जाएगा फिर a का परसेंटेज एरर, और a का परसेंटेज एरर है 4%, ठीक है। उसके बाद b की पावर क्या है 3, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा बेटा b का परसेंटेज एरर, b का परसेंटेज एरर है कितना 3%, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हो जाएगा, c की पावर तो 1 ही है, तो 1 इंटू सी का परसेंटेज एरर जो कि बस 2% के बराबर है। और उसके बाद d की पावर क्या है 1/2। ये मत सोचना है कि सर इसको ऊपर लेकर के आएंगे तो पावर -1/2 हो जाएगी, बेटा पावर -1/2 चल हो भी गई, लेकिन एरर को सॉल्व करने के टाइम पे आप कभी एरर्स को कम नहीं करते, तो वो माइनस थोड़ी होगा, वो प्लस ही होता है, ठीक है। तो प्लस और 1/2 मतलब इसका जो पावर था मल्टीप्लिकेशन में, और डी का जो परसेंटेज एरर था वो तो सिर्फ और सिर्फ 1% था। निपटा दो उसको बेटा, तो एक्स का मिलना शुरू हो जाएगा परसेंटेज एरर। एक्स का परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, 2 4 8%, 3 3 9%, 2% और फिर हो जाएगा 0.5%, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 9 17, 17 2 19, 19.5। ये आ जाएगा 19.5% का परसेंटेज एरर एक्स वाली क्वांटिटी में। ये रहा आपके पास पूरा सवाल डिटेल में सॉल्व। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो एक तरफा शानदार, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, द 7 फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज चूजन इन द एसआई सिस्टम आर कॉल्ड एज 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। अब दे आर डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखने का तरीका ही होता है कि आप ऐसे बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। देखो फॉर्मूले दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है जनरल फॉर्मूला, एक होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ स्पीड का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे सर स्पीड का जनरल फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने बोला बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर देते हो उसके फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में, ठीक है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर देते हो उसके फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस क्या है, बेसिकली लेंथ है, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है बेटा, टाइम आ रहा है, निपटा दो उसको, LT-1 निपट गया पक्का। तो LT-1 becomes the dimensional formula for speed और distance upon time becomes the general formula for speed, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने का तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। Thus length is represented by कुछ इस तरह से, मास को इस तरह से, टेम्परेचर को K से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला से, सब कुछ लिखा हुआ है बेटा।
जल्दी स्क्रीनशॉट लेना। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। सुपर क्लियर, फंडा पूरा क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े। अब भाई डायमेंशनल फॉर्मूला को इवैल्यूएट करने की जो शॉर्ट ट्रिक हम अपनाने वाले हैं वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कफ। ठीक है, सबको दिख रहा होगा, बहुत ही बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या लिखा है बेटा, कफ। डायमेंशनल फॉर्मूला को सॉल्व आउट करने के लिए आपको फोकस करना है कफ के ऊपर, जिसमें सी का मतलब क्या होता है, चार्ट। सी का मतलब क्या होता है, चार्ट। उसके बाद यू का मतलब क्या होता है बेटा, यू का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, और एफ का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मूला। एफ का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मूला। ठीक है, दिख रहा है, बताओ भैया, दिख रहा है, क्लियर है। तो अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, सबसे पहले दिल लगाएंगे अपन चार्ट के ऊपर। चार्ट पे क्या होता है, मैंने हमेशा कहा था, फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ये होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, चार्ट पे अगर मिल गई आपकी क्वांटिटी तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज जाओ यूनिट के ऊपर। अगर यूनिट से काम नहीं बना तो फिर आप जाएंगे फॉर्मूले के ऊपर। ये तरीका होता है डायमेंशनल फॉर्मूले को निकालने का। ठीक है, इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो बोलता हूं कि अपने रूम में जो तुम्हारा कमरा उमरा है ना, उस कमरे में छाप देना इसको पूरा, कॉन्सेप्ट ऑफ कफ को। ठीक है, चले, बहुत बढ़िया, एक तरफा चले। ओके, चार्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ये चार्ट आप लोग देख चुके थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट बनता है अपने कमरे में, इसका भी पोस्टर छपवा लो। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है अपने पास ये कॉन्सेप्ट ऑफ कफ वाली। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ बेटा, वही वाली कहानी की किसी भी चीज को अगर हम एक्सप्रेस कर देते हैं उसके फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, तो वो जो एक्सप्रेशन है, वो जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि इसका जो बेसिक पैटर्न होने वाला है ना, जो दिखेगा आपको वो ये दिखेगा, MLT के फॉर्मेट में। m की पावर कुछ होगी, l की पावर कुछ होगी, t की पावर कुछ होगी। तो यहाँ पे आप किसी भी क्वांटिटी को उसके बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। फॉर एग्जांपल, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। मैंने बताया था कि वो कैसे आया होगा, मैंने बताया था कि वो कैसे आया होगा बेटा। स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है सर, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने बोला बहुत शानदार, सटीक। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ, और टाइम क्या होता है, टी। सॉल्व कर लेना भाई, मास नामक चीज हमें दिखाई नहीं दे रही इसके अंदर। ठीक है, डिस्टेंस आ गया मतलब लेंथ आ गया, नीचे आ गया टाइम मतलब टी की पावर -1 और एल की पावर 1। नाउ स्पीड को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ये बन जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का। इट रिवील्स दैट यूनिट ऑफ वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड टाइम। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। फर्दर, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी वेरीज डायरेक्टली एज यूनिट ऑफ लेंथ एंड इनवर्सली एज द यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में पर आगे बढ़ते हैं। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा। चले, यहां पे शुरू हो गए अपने पास कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक है भाई, सबको ना सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूले सब याद नहीं कर सकते, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि जो 5 मुझे पता है कि ये बहुत काम आते हैं, उन 5 को जरा याद कर लो। मैं आपको एक बार इसको निकाल के दिखा भी देता हूं। ठीक है, जहां तक बात है, पहला तो होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए हम किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला जब निकालेंगे ना, उसके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ कफ के ऊपर, चार्ट, यूनिट, फॉर्मूला। ठीक है, चार्ट पे क्या आता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब मास हो गया, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ठीक है, लेकिन चार्ट पे वेलोसिटी नाम की चीज नहीं दिख रही। ठीक है, तो चार्ट से काम तुम्हारा नहीं बना। अब जाओगे तुम यूनिट के ऊपर, भाई वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो सर वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर मतलब लेंथ, पर सेकेंड मतलब टाइम। इसका मतलब मास का इन्वॉल्वमेंट यहां पे नहीं है, लेंथ है पावर 1 और टी की पावर क्या है -1। दिस बिकम्स वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इसका याद कर लो। दूसरा, एक्सेलरेशन,
दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है, ऑब्वियसली यार चार्ट यूनिट फॉर्मूला, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कफ, लेकिन चार्ट पे नहीं मिला एक्सेलरेशन, तो आप जाओगे इसके यूनिट के ऊपर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा L अपॉन टी का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, m की पावर तो 0 हो गई, L की पावर 1 हो गई, और t की पावर लपेटे में ले लो -2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तीसरे फंडे पे आते हैं बेटा, जो आपको याद कर लेना चाहिए, मैं बस वो बता रहा हूं जो कि आपको याद होना चाहिए। चार्ज पे आ जाओ भाई, चार्ज में बड़ा प्यारा खेल होता है। चार्ट पे तो चार्ज मिला नहीं, बिकॉज चार्ट पे क्या था, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, ठीक है। चार्ज नामक कोई भी चीज वहां पे मौजूद नहीं थी, तो आप क्या करोगे यूनिट पे, और यूनिट क्या होती है चार्ज की, चार्ज की यूनिट होती है सर, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, लेकिन कूलम किसी इंसान का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, वो एमएलटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो यूनिट याद होने के बावजूद हमारा काम नहीं बना, तो चार्ट से काम बना नहीं, यूनिट याद होने के बावजूद काम नहीं बना, तो जाओ फॉर्मूले के ऊपर, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लोग मत तो करो, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। I का मतलब एम्पियर, A, और टाइम का मतलब टी, बस टी, तो इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, m की पावर 0, L की पावर 0, A की पावर 1 और T की पावर 1, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, निकालते हैं फोर्स के लिए, ठीक है। तो चार्ज हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स की बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो फोर्स के लिए सेम फंडा, चार्ट यूनिट फॉर्मूला, चार्ट पे फोर्स नामक चीज दिखाई नहीं देती, तो फिर आप जाएंगे यहाँ पे यूनिट पे, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, किसी इंसान के नाम पर बेस्ड है, तो ऑब्वियसली फिर वो कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो अब एक काम करेंगे, जाएंगे फॉर्मूले के ऊपर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास के लिए m लिख दिया, और एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, ऊपर लिखा हुआ था LT-2, तो हो जाएगा LT-2, तो इवेंचुअली यहां पे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा MLT-2। और इसके बाद आखिरी काम कर लेते हैं बेटा, यहां पे वर्क या एनर्जी, ठीक है, किसी भी तरह की एनर्जी हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के बराबर आता है। ऐसा क्यों होता है सर, किसी भी सिस्टम पे आप जो वर्क करते हैं ना, वही वर्क सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है उसकी एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, इसीलिए एनर्जी की यूनिट जो है वो वर्क के बराबर होती है, दैट इज नथिंग बट जूल्स, ठीक है। चार्ट से काम नहीं बना, बिकॉज चार्ट पे वर्क नहीं मिलता, यूनिट याद है जूल, बट किसी का नाम है एमएलटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इकलौता जो तरीका बचा है वो बचा है फॉर्मूले पे जाने का। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, भाई फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स होता है MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरह का लेंथ। इसको जब फर्दर अपन सॉल्व इन करेंगे तो m L की पावर 2 और T की पावर -2, इट्स एज सिंपल एज दैट, इतना ही फंडा था, ठीक है। ये 5 चीजें आपके दिमाग में बकायदा होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो चुका है क्लियर। ये फंडे आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे अपने पास सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और फिर इसका ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया पक्का फंडा क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। अब जरा ध्यान देना, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, तो इसके बेसिकली होते हैं 3 तरह के एप्लीकेशंस। आप किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सर सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए अगर MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, तो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर आप लेंथ को मेजर करते हैं मीटर्स में, ठीक है। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर आप मास को मेजर करते हैं किलोग्राम्स में, और MKS सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर आप टाइम को मेजर करते हैं सेकंड्स में, ठीक है। अब वैसे ही कहानी है, अगर एक और सिस्टम ऑफ यूनिट की मैं आपसे बात करूं, दैट इज बेसिकली CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। व्हाट सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS। तो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ हो जाएगा सेंटीमीटर्स में, अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ हो जाएगा किसमें बेटा, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर हो गया। G का मतलब क्या हो जाएगा, ग्राम, ठीक है, और S का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड्स, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। S का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड्स, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इतनी बात पूरी क्लियर हो गई। अगर मैं 100 सेंटीमीटर बोलता हूं ना, इसका मतलब I am
यूजिंग CGS सिस्टम, ठीक है। अगर मैं 1 मीटर बोल देता हूं ना, इसका मतलब आई एम यूजिंग MKS सिस्टम, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो पहला एप्लीकेशन जो होता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। दूसरा होता है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूले जो गिवन है आपके आंखों के सामने, क्या वो सही है या नहीं है, आप उनको चेक भी कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। और आखिरी होता है डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर चीज का फॉर्मूला मुझे निकालना है और ये पर्टिकुलर चीज किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, तो आप वहां से डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात पूरी क्लियर हो गई, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। बेटा 3 2 1 रेडी गो डन, चलो ओके, फंडा पूरा क्लियर है, आगे बढ़े, आ जाओ आगे। अब आ जाओ बेटा कन्वर्जन बिटवीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर, ठीक है। यहां पे अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज गिवन है आपके सामने। अब जरा गौर करेंगे, अगर सिस्टम ऑफ यूनिट MKS है, ठीक है, तो लेंथ को मेजर करेंगे मीटर्स में, मास करेंगे किलोग्राम्स में और टाइम करेंगे सेकंड्स में। अगर CGS है तो लेंथ करेंगे सेंटीमीटर्स में, मास करेंगे ग्राम्स में, टाइम करेंगे सेकंड्स में। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये इसका बेसिक फंडा हो गया। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए फिर, बहुत शानदार, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ से। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात यहाँ पे हो गई थी। अब उसमें अपन कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इन अनदर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक रॉड है, जिस रॉड की लेंथ अगर 1 मीटर के बराबर है, अब मैं इसको 1 मीटर में एक्सप्रेस करूं या 100 सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करूं, क्या इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी? क्या ऐसी बात है कि यार मीटर्स में मेजर करने पे लेंथ बड़ी आती है और सेंटीमीटर्स में मेजर करने पे लेंथ छोटी हो जाती है? क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता सर। इसका मतलब क्या कि इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन फॉर द मेजरमेंट, ठीक है। आ गया पूरा फंडा क्लियर। इसका मतलब क्या, 1 मीटर बोल ले या फिर 100 सेंटीमीटर बोल ले, इट्स वन एंड द सेम थिंग। इसी चीज को ना ऐसे लिखा गया, वन का मतलब नंबर यूज्ड इन द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो मीटर है ये क्या है, यूनिट इन द फर्स्ट सिस्टम। ये 100 क्या हो जाएगा, नंबर है बट इन द सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेकेंड यूनिट, ठीक है। तो U2 हो गया। इसका मतलब आज के बाद से ना ये वाला फंडा दिमाग में तुम्हारे छप जाना चाहिए। N1U1 इज इक्वल टू क्या होता है, N2U2, N1U1 is equals to N2U2, it's as simple as that, ठीक है। ये वाला पूरा फंडा सुप्रीम क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, कन्वर्जन बिटवीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वही N1 N2 U1 U2। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, एक बात सुनते हुए चलना, मान लिया अगर 1 न्यूटन को मुझे उसके CGS सिस्टम दैट इज डाइंस में कन्वर्ट करना है, तो वो रिलेशन क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन पहुंच जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यहां पे जो 1 लिखा है ना, दिस इज द नंबर इन द फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो ये न्यूटन लिखा हुआ है, ये न्यूटन क्या हो जाएगा, ये न्यूटन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ द फर्स्ट सिस्टम। उसके बाद जो 10 टू द पावर 5 लिखा है, दिस इज द नंबर ऑफ द सेकेंड सिस्टम। और जो डाइंस लिखा हुआ है, दिस इज द यूनिट ऑफ द सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दुख दर्द पीड़ा वाली बात नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया पूरा फंडा, आगे बढ़े। ओके, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइंस। भाई कैसे कन्वर्ट करोगे, एक बात सुन लो अभी के अभी। अगर तुम फोर्स को SI में मेजर कर लो या CGS में मेजर कर लो, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका MLT-2 के सिवा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। अब आप उसको SI में कन्वर्ट करके लिख लो या फिर CGS में लिख लो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है। इसी फंडे को यूज करते हुए ये रहा इसका सोल्यूशन, ठीक है। जरा गौर करना, N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, ठीक है। तो भैया 1 न्यूटन को डाइंस में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि 1 न्यूटन कितने डाइंस के बराबर है वो अपने को नहीं पता, ठीक है। N1U1 इज इक्वल्स टू N2 अभी नहीं पता, ठीक है। तो जब मुझे N2 निकालना होगा तो N1 फिर हो जाएगा U1 ओवर U2। क्या हो जाएगा बेटा, U1 ओवर U2, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, जब यूनिट 1 की बात की जाएगी, ठीक है, N2 इज इक्वल्स टू, भाई N1 क्या है, N1 का मतलब 1, ठीक है। उसके बाद जब U1 की बात की जाएगी तो आप मास लेंगे फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में, लेंथ लेंगे फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में, टाइम लेंगे फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में। और जरा ध्यान दीजिएगा कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2। सिमिलरली मास इन द सेकेंड सिस्टम
लेंथ इन द सेकेंड सिस्टम, टाइम इन द सेकेंड सिस्टम, इसकी पावर लपेट दो -2, इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद भाई ध्यान दो, सबसे प्यारा स्टेप यहां पे आता है भाई, m1 का मतलब क्या होता है, मास इन द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। अब जरा याद करो कि किस चीज को आप मानते थे फर्स्ट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहां पे फोर्स को न्यूटन्स पे मेजर करते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम जहां पे फोर्स को न्यूटन्स पे मेजर करते हैं वो तो होता है एसआई सिस्टम, ठीक है। और एक सेकंड वाला क्या होगा, एक ऐसा सिस्टम जहां पे फोर्स को आप डाइंस पे मेजर करते हो, तो वो तो होगा सीजीएस सिस्टम, ठीक है। देयरफॉर जब m1 की बात होगी, जब मास की बात होगी, तो मास को आप लिख देंगे केजी। जब मास की बात होगी इसको आप लिख देंगे केजी, लेंथ की बात होगी मीटर, और टाइम की बात होगी सेकेंड, ठीक है। जब मास 2 की बात होगी तो आप इसको ग्राम्स लिख देंगे। क्यों बेटा, सीजीएस था ना, तो सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। जब लेंथ की बात होगी तो सेंटीमीटर, इट्स एज सिंपल एज दैट। जब लेंथ की बात होगी तो सेंटीमीटर, इट्स एज सिंपल एज दैट। और जब टाइम की बात होगी तो सेकेंड्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत तो नहीं। ये वाला पूरा फंडा सुपर क्लियर हो चुका है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो फंडा अपना क्लियर हो चुका है। ओके, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है उसको चेक करने का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है भाई। जो डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, अगर एग्जैक्टली सेम डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड में आ गया, डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड, जो डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है अगर सेम डायमेंशंस राइट हैंड साइड में आ गए, तो फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल only that formula is correct in which the dimensions of various fundamental units, ठीक है। मतलब मान ले फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है mlt-2 और राइट हैंड साइड में भी क्या आ जाता है mlt-2, इसका मतलब फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली बिल्कुल सटीक है। जहां पे m का डायमेंशन 1 यहां पर भी 1, l का डायमेंशन 1 यहां पर भी 1, t का डायमेंशन -2 यहां पर भी t का डायमेंशन -2। अगर ऐसा हो जाए कि डायमेंशंस ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, तब जाकर के वो रिलेशन जो है ना वो डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन कहलाता है, ठीक है। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट पावर्स ऑफ ऑल द फंडामेंटल, एम हो गया, एल हो गया, टी हो गया, के हो गया, ए हो गया, मोल हो गया, कैंडेला हो गया, मस्ट मैच ऑन आइदर साइड ऑफ द फॉर्मूला, तभी जाकर के वाला फॉर्मूला जो होगा वो डायमेंशनली करेक्ट कहलाएगा, ठीक है। इफ पावर ऑफ इवन वन ऑफ देम फेल्स, मतलब अगर ऐसा हुआ कि यहां पे m की पावर 1 है बट अगर वहां पर m की पावर 3 हो गई ना, तो if power of even one of them fails to match then the formula is wrong, ठीक है। अगर फॉर्मूले में अगर एक भी क्वांटिटी का डायमेंशन जो है अगर वो मैच नहीं करेगा तो जो गिवन फॉर्मूला है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है। और इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, जहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सेम आता है। चले आगे बढ़े। ओके, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन t इज इक्वल टू 2π√L/g, जहां पे L इज द लेंथ, t इज द टाइम, और यहाँ पे L क्या हो जाएगा, लेंथ, T इज द टाइम, उसके बाद G क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब चेक करना था भाई लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, मतलब डायमेंशनली क्या हो जाएगा वो T के बराबर। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 2π को छोड़ दो ना, 2π इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट भाई, ना ही मास है, ना लेंथ, ना टाइम, ना टेम्परेचर, ना करंट, ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ना ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका मतलब 2π इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। आपको फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर। 2π तो हो चुका, हटा उसको, √L/g के ऊपर। बेटा L का मतलब सिर्फ लेंथ और G क्या होता है, G का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज L t की पावर -2। तो L t की पावर -2 इसको सॉल्व आउट करा, सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, t के बराबर। इसका मतलब ये कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है एग्जैक्टली सेम डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड में भी आ रहा है। देयरफॉर ये जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली भी करेक्ट हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगर डायमेंशंस मैच कर गए इसका मतलब फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। इसका फंडा पूरा क्लियर, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो क्लियर करें, आगे बढ़ेंगे इसको। चलो
डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला, ठीक है। इसके तीन एप्लीकेशंस थे। पहला क्या था, कन्वर्जन बिटवीन सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा क्या था, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, और तीसरा क्या आ चुका है, स्वयं डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। बस इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि अगर मान लो कि मैं अगर x का फॉर्मूला डिराइव करना चाहता हूं तो मुझे यह पता होना चाहिए कि x किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मान लिया अगर x y पे डिपेंड कर रहा है तो y की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है वो नहीं पता। x अगर मान लिया z पे डिपेंड कर रहा है, z की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है वो नहीं पता। आया समझ? तो आपको ना ऐसा एक्सप्रेस करना पड़ेगा किसी भी चीज को। डिपेंडेंसी आपकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में ये दरअसल आएगा कि स्टेप्स जो होंगे ना इसके, उसमें सबसे पहले इस बात को दिमाग में डाल लो कि जिस किसी चीज का फॉर्मूला आपको यहां पे डिराइव करना है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी किन फर्दर क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब किस पावर पे डिपेंड करती है, टेक दैट एज वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बस वो आपको पता होना चाहिए। डायमेंशनल के फंडे अपन यूज करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना सा बात होता है। तो इसके बाद स्टेप्स देख लो, क्या तुम्हें समझ में आता है। अगर चमक गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर बहुत शानदार। तो ये वाला फंडा पूरा दिमाग में सुपर क्लियर हो गया था, ठीक है। अब इसके ना पूरे स्टेप्स यहाँ पे क्राफ्ट आउट कर दिए गए आपके लिए कि कैसे डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके आप किसी भी फर्दर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके कैसे उसका जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, स्टेप्स में लिखा हुआ है। पहला स्टेप क्या है, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एक्स दरअसल वो क्वांटिटी है जिसका हम फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, ठीक है। मैं एक सवाल लेकर के आपके सामने सॉल्व भी कर दूंगा, बेफिक्र रहना। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब ये वेरियस क्वांटिटीज कौन है, ये वेरियस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिन पर x डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये वेरियस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिन पर x डिपेंड कर रहा है, ठीक है। x डिपेंड्स ऑन दीज वेरियस क्वांटिटीज, ठीक है। ओके ओके ओके, ये वाली बात समझ में आ गई। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इक्वेट द पावर्स ऑफ m, l और t, ठीक है। पहले अपन ने डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, फिर राइट पे लिख देंगे, फिर सब एक फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स को इक्वेट करेंगे। पहले m की पावर को इक्वेट कर देंगे, फिर l की पावर इक्वेट, फिर t की पावर इक्वेट, ठीक है। वहां से इक्वेशंस डेवलप हो जाती हैं। इतना पूरा फंडा समझ में आ गया। स्टेप 1 2 3 क्लियर हो गया। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, स्टेप्स का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, आगे काम आएगा। बहुत जबरदस्त तरह से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है ये, ठीक है। हो गया, चलो आगे। ये अपनी प्लानिंग है, ये अपनी स्ट्रैटेजी है। स्टेप नंबर 4 क्या होता है, जो भी तीन इक्वेशंस तुमको मिली है, कैसे मिली है, एक बार m को इक्वेट करा, एक बार l को इक्वेट करा, एक बार t की पावर को इक्वेट करी बेसिकली, ठीक है। तो अपने को तीन अननोन की वैल्यूज मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। जब हमें तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसको इक्वेशन के अंदर, हमें बेसिक फॉर्मूला भी मिल जाएगा। ये आपके पास ना आउटलाइन हो गया। अब एग्जैक्टली कैसे अपन पूरा डिराइव करेंगे वो सब बताता हूं। इसका स्क्रीनशॉट हो गया स्टेप 1 2 3 4 का। अब इसका समरी देख लो एक बार, तो समराइज कर दिया इसको मैंने। अगर मान लो x का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे निकालना है और मुझे पता है कि x डिपेंड कर रहा है y पे और z पे, ठीक है। तो y की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है वो नहीं पता, z एक फिजिकल क्वांटिटी है, x एक फिजिकल क्वांटिटी है, y भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब x की वैल्यू z पे डिपेंड कर रही है, लेकिन z की किस पावर पे डिपेंड करी है वो नहीं पता, पावर भी रख लिया। पहला स्टेप तो हो चुका है। उसके बाद क्या, इक्वेट करो पावर्स को, ठीक है। m की पावर, l की पावर और t की पावर को इक्वेट करो। जो वैल्यूज मिल जाएंगी वहां से a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी, बस उसको पुट कर देना इस वाले इक्वेशन के अंदर। हेंस आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, ठीक है। भाई फॉर्मूला सिंपल तो ऐसे मान ले, अगर F = ma लिखा है, इसका मतलब ही है कि फोर्स डिपेंड कर रहा है मास और एक्सीलरेशन पे, ठीक है। आया समझ कि नहीं आया? तो फोर्स डिपेंड्स ऑन मास बट पावर क्या उसकी 1, डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन बट पावर क्या उसकी 1। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई ये समरी ऑफ स्टेप्स मैं ये चाहूंगा, इसका तो आप स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, बहुत ही बेहतरीन चीज है, इसके बिना काम थोड़ी बनेगा। समरी ऑफ स्टेप्स का 3 2 1 रेडी और गो डन। ओके गुड, चलो। अब उसके बाद ना लिमिटेशंस पे आने से पहले आपको मैं जरा एक बार ना एक फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दूं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से, ठीक है। हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। लेकिन अगर मान लो कि अब हमको नहीं पता है कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, बस ये पता है कि हीट की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, तो गिवन रहेगा कि हीट डिपेंड करेगा करंट के ऊपर,
लेकिन इसकी पावर क्या है वो मान लेते हैं नहीं पता। डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, पावर क्या है नहीं पता। डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर, पावर क्या है नहीं पता। तो इसकी पावर ए ले लेते हैं, इसकी पावर बी ले लेते हैं, इसकी पावर सी ले लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इतना पूरा फंडा क्लियर। चलो अब एक काम करो, स्टेप 1 तो हो चुका। अब स्टेप 2 क्या बोलता है बेटा कि भाई सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखो। भाई हीट का मतलब क्या होता है एनर्जी, तो ml2T-2। दिस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू, एक काम कर रहा हूं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 ले लेता हूं, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है करंट, करंट का मतलब एम्पियर, पावर कितनी होगी इसकी ए। भाई आर तो निकालना पड़ेगा ना यार, तो आर अभी निकाल देते हैं अपन तुम्हारे लिए यहाँ पे, ठीक है। शुरू करें शुरू करें शुरू करें। भाई सबको पता है कि V इज इक्वल टू होता है आई आर, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई, ठीक है, ये सबको पता है। अच्छा आप सब लोग ये भी जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्यू वी होता है। सिंस W इज इक्वल टू क्यू वी होता है, देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W बाई क्यू। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W बाई क्यू। देयरफॉर जब R निकालूंगा ना तो ये V अपॉन आई था, तो ये हो जाएगा W अपॉन क्यू इंटू आई। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात आप लोग को नहीं आ रही होगी, ठीक है। देयरफॉर अब जो R आएगा सुनते हुए चलना, क्या आएगा, W का मतलब होता है वर्क, और वर्क का मतलब क्या होता है बेटा ml2T-2 डायमेंशनल फॉर्मूला वाइज, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करो उसको चार्ज से। चार्ज क्या होता है बेटा 80, चार्ज क्या होता है 80। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, करंट के लिए स्वयं यहाँ पे A आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो R क्या हो जाएगा ml2T-3A-2। आया समझ। तो R क्या हो जाएगा ml2T-3A-2। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब इसी को मैं भर देता हूं वहां पे ml2T-3A-2, यहां पे लिख दें ml2T-3A-2। अब इसकी नेट पावर क्या है, इसकी नेट पावर है यहाँ पे B के बराबर। उसके बाद यहाँ पे टाइम था तो T नेट पावर क्या है C के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इत्मीनान से इसका पूरा फॉर्मूला खोलेंगे राइट हैंड साइड में। ml2T-2 हीट तो मतलब वर्क ही होता है ना। अब एक काम करो बेटा, यहाँ पे A की पावर A था, M की पावर यहाँ पे B है, L की पावर 2B है, T की पावर -3B है, A की पावर -2B है, और T की पावर C है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, ml² T की पावर -2 इज इक्वल्स टू M की पावर B। अब L की पावर कितनी है, L यहाँ पे कितना है बेटा एक ही है क्या, तो L की पावर 2B। सही जा रहे हैं यहाँ पे अपन। M की पावर B आ चुकी है और L की पावर यहाँ से कितनी आ चुकी है, ये आ चुकी है 2B के बराबर, और तो कुछ नहीं था, बस इतना ही था। उसके बाद T देख लें अपन, तो T यहाँ पे कितना है, T यहाँ पे हो जाएगा C-3B, और A भी तो है यहाँ पे बेटा। यहाँ पे A नहीं था ना, तो A की पावर 0 कर दो। A नहीं है मतलब A की पावर 0, पक्का पूरा फंडा क्लियर। अब जरा गौर करो, A कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 1 और 2, तो A-2B, बस इतनी सी बात है। ये अपने पास पूरा फॉर्मूला डेवलप हो चुका है। अब यहाँ पे मौका आ चुका है जब अपन A मतलब M की पावर, L की पावर, T की पावर और A की पावर को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं अपन M की पावर को इक्वेट करना। इक्वेट करेंगे अपन पावर्स को, ठीक है। भाई लोग यहां से ध्यान देना, एकदम चौकन्ने हो जाओ, ठीक है। M की पावर यहाँ पे क्या है 1, और पहले अपन M की पावर इक्वेट कर रहे हैं, तो दिल बना दूं यहाँ पे, ठीक है। M की पावर यहाँ पे क्या है 1, M की पावर यहाँ पे क्या है B, मतलब B की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, B की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। M हो गया। अब L को इक्वेट मत करना, क्यों, यहाँ पे 2B है, यहाँ पे 2 है, सॉल्व करेगा तो 1 ही आएगा, छोड़ दे उसको। अब एक काम कर, T की पावर इक्वेट करते हैं, ठीक है। किसकी किसकी किसकी, अब अपन T की पावर को इक्वेट करेंगे। तो जब T की पावर करेंगे इक्वेट, सर T की पावर यहाँ पे कितनी आ रही है C-3B, तो C-3 और B की स्वयं वैल्यू कितनी हो चुकी है 1, तो ठीक है। तो C-3B इज इक्वल टू T की पावर यहाँ पे कितना है -2, तो यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3-2, ठीक है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने पास B की वैल्यू आ चुकी है, अपने पास C की वैल्यू आ चुकी है, बस क्या बचा हुआ है जी, A की वैल्यू निकालना बचा हुआ है। अब एक काम कर, M हो गया, T हो गया, अब बेटा L को लपेटो, ठीक है। किसको लपेटो बेटा, L को लपेटो, कैसे भी करके आप L को लपेटो। तो जैसे अपन L को इक्वेट करेंगे पावर्स में, अच्छा L तो हो चुका ना, MLT, अब फिर A करना पड़ेगा यार, ठीक है। L का अपन क्या ही कर लेंगे यार, L से तो B की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो एक काम कर A को लपेटते हैं, A-2B, ठीक है।
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a की पावर कितनी है, शून्य के बराबर, ठीक है, शून्य के बराबर, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2b, और b की वैल्यू तो हम जानते हैं बचपन से, वो तो 1 होता है, तो देयरफॉर अगर b की वैल्यू 1 है तो a कितना हो जाएगा 2। भाई अगर a b c सबकी वैल्यूज मिल चुकी है तो पहले अपन एक काम करेंगे, सेपरेशन देंगे पहले तो, ठीक है, a b c सबकी वैल्यूज मिल चुकी है तो अब क्या बन जाएगा, h इज प्रोपोर्शनल टू, जो भी था जरा लिखना शुरू करो उसको, ठीक है, ध्यान देना, तो देयरफॉर अब क्या बचने वाला है, h इज इक्वल टू I की पावर a था, R की पावर b था और t की पावर c था। अब ये अपना पूरा फिगर आउट हो चुका है, a b और c की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, a की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही है, तो अब h क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू a की पावर 2, मतलब a की वैल्यू 2 तो पावर में 2, r की पावर b और b की वैल्यू 1 है तो छोड़ देना, उसके बाद t की पावर c और t और c की वैल्यू 1 है तो छोड़ देना, तो हीट का फॉर्मूला डेवलप हो चुका है I स्क्वायर RT, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। ये हीट का फॉर्मूला लिटरली होता है, क्लास 10th में पढ़ के आए थे हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर, ठीक है, जब भी कोई रेजिस्टर है ना, अगर उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, अगर उसमें से कोई करंट अगर फ्लो कर रहा है I अमाउंट का, और अगर ये करंट फ्लो करता है फॉर t अमाउंट ऑफ टाइम, तो जो हीट डेवलप होती है ना उसका फॉर्मूला वही होता है I स्क्वायर RT। डिराइव कर दिया फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, सुपर क्लियर, क्या बात है, एक तरफा चीज हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब आ जाते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। सर व्हाट आर दैट लिमिटेशंस, चेक करो, इन कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर एंड इन चेकिंग द एक्यूरेसी, मतलब पहले के जो दो एप्लीकेशंस थे, ठीक है, जहां पे हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मत तो करो, जहां पे हम कन्वर्ट करते हैं यूनिट को, और दूसरा जहां पे हम चेक करते हैं किसी फॉर्मूले की एक्यूरेसी को, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है, वहां तक लिमिटेशंस, वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है डायमेंशनल एनालिसिस के, लेकिन यहाँ पे देयर आर नो लिमिटेशंस। लेकिन जब हम डिराइव करते हैं तीसरा एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का, तीसरा एप्लीकेशन क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ अ गिवन फॉर्मूला, तो डेरिवेशन ऑफ अ गिवन फॉर्मूला के अंदर कुछ लिमिटेशंस आते हैं, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस वी कम अक्रॉस द फॉलोइंग लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स, ठीक है। पहला, दिस मेथड गिव्स अस नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन द फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल 1 2 3 पाई एक्सेट्रा ई, ठीक है। अब एक बात सुनते हुए चलना, ई क्या होता है, ई आप लोगों ने देखा होगा लॉग की बेस में, लॉग की बेस में कई दफा ई को यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान देना, जैसे मान ले किसी चीज का फॉर्मूला, अगर वॉल्यूम पर सेकेंड का फॉर्मूला आ रहा है पी I टू दी पावर 4 अपॉन ईटा एल, अपने मन से मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिख दिया आप लोग के सामने, ये लिटरली एक फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़ेंगे इसको हाइड्रोडायनामिक्स के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम पर सेकेंड का डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से एक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आगे बढ़ूंगा ना, तो मैं बाकी सारी चीजें तो डिराइव कर लूंगा, लेकिन ये जो पाई बाई 8 है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों बेटा, हमारे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बस डिपेंडेंसीज मालूम होनी चाहिए, मतलब वी जस्ट नो द प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल, उसके बाद इक्वल टू लगा के हम होगा तो के ले लेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो भी यहां तो मैंने उसको 1 ही मान के रख लिया है, लेकिन कहीं से कहीं तक हमें इस बारे में जानकारी नहीं मिलने वाली कि इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पाई बाई 8 भी हो सकता है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले ऐसे भी आएंगे जहां पे F डिपेंड करेगा R पे, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट अगेन हम पढ़ेंगे हाइड्रोडायनामिक्स के अंदर, लेकिन बस फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है, कि फोर्स डिपेंड करेगा इन तीन फैक्टर्स के ऊपर। आप इन तीन फैक्टर्स को यूज करके इसका फॉर्मूला डिराइव कर भी लोगे, लेकिन आपको कहीं से कहीं तक इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं होगी कि इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 6 पाई भी हो सकता है, ठीक है, होता है 6 पाई, अपने मन से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, स्टोक्स लॉ नाम का लॉ होता है, उसमें ये वाला फॉर्मूला आता है। ये वाला फंडा क्लियर हुआ, तो हमें डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हैं कोई फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, तो ठीक है। तो ये अपने पास फर्स्ट लिमिटेशन हो गया, इसका मैं चाहता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ठीक है। पूरा फंडा सुपर क्लियर हो चुका है, चलो बेटा आगे बढ़ेंगे। ओके, इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन थ्री फैक्टर्स, अगर कोई क्वांटिटी है वो अगर 3 से ज्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, देन द फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। ऐसे मान लिया अब यहाँ पे h जो था ना, दैट वाज डिपेंडिंग ऑन i की पावर चल नहीं पता, r की पावर चल नहीं पता, t की पावर चल नहीं पता, अगर 1 2 3 चीजों पर डिपेंड करिए तो फिर आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कर लेंगे, लेकिन अगर 3 से ज्यादा पर डिपेंड करेगी तो फिर आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके फॉर्मूला डिराइव नहीं
नहीं कर सकते. दिस इज बिकॉज ऑन इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ MLT ऑन आइदर साइड ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन वी कैन ऑब्टेन ओनली 3 इक्वेशंस. ठीक है, और उनसे फ्रॉम विच ओनली 3 अननोन्स कैन बी इवैल्यूएटेड. सिर्फ 1 2 3 सिर्फ 3 अननोन्स को ही इवैल्यूएट किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. उसके बाद वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस. ठीक है, अगर किसी फॉर्मूले के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आते हैं, अब ऐसे फॉर्मूले को डिराइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाओगे इसको डिराइव विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. इसलिए फिर ना डेरिवेशंस आगे फिर अलग अलग तरह के होते हैं. मतलब पूरे क्लास 11th और 12th में और आगे कॉलेजेस में भी आप सिर्फ डायमेंशन को यूज करके सारे फॉर्मूले डिराइव नहीं कर सकते हो, आपको और भी एडवांस अप्रोचेस चाहिए पड़ती हैं. ठीक है, तो डायमेंशन के फिर ये लिमिटेशंस हो गए. अगर 3 से ज्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करने लगी क्वांटिटी तो फिर डायमेंशनल एनालिसिस से आप फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते. अगर ऐसा होता है कि किसी फॉर्मूले के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ गए, लॉगरिथमिक फंक्शंस आ गए, तो फिर इसको भी आप डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते. ठीक है, ये वाला पूरा फंडा क्लियर है बेटा आप लोग को. ये भी इसके लिमिटेशंस थे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी. 3 2 1 रेडी गो एंड डन. सुपर क्लियर. चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार एक तरफा. उसके बाद द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज टू डिराइव द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द रिलेशन. मैंने वही कहा था कि एग्जैक्ट फॉर्म जो है रिलेशन का ना, आप ये बता दोगे कि बेटा f डिपेंड्स ऑन r, ईटा एंड v, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एग्जैक्टली क्या आ रहा है, यहाँ पे तो सर 6 पाई आ रहा है. ठीक है, लेकिन आपको 6 पाई आएगा इसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो पाएगी अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कर रहे हैं. हमें कैसे पता कि 6 पाई कहां से आ गया, आया समझ कि नहीं आ गया. तो इसलिए अपन ना इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, किसी भी फॉर्मूले का जो एग्जैक्ट फॉर्म होता है वो डिराइव करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो पाता डिराइव विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पार्ट ऑन एनी अदर साइड. ठीक है, जैसे ut प्लस, अब ये हाफ at स्क्वायर है, हमें कैसे पता. आया समझ, ये मसला होता है इसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फॉर्मूला कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड. इसका ये जो फॉर्म है इसको हम ऑब्टेन नहीं कर पाते. जैसे यहाँ पे भी देख लेना, यहाँ तो अगर जैसे अभी जो हमने करा था, यहाँ पे क्या करा था, h was डिपेंडिंग ऑन जस्ट वन पार्ट. ठीक है, अगर ऐसा होता ना कि सिर्फ I² RT नहीं होता, I² RT प्लस कुछ और भी होता, मान ले, ठीक है, मान ले x होता, तो आप फिर डायमेंशन को यूज करके आप ये प्लस x वाला पार्ट डिराइव नहीं कर सकते. आया समझ. तो ये सब इसकी लिमिटेशंस होती है बेटा, ये सब इसकी क्या होती है, लिमिटेशंस होती है. अगर 2-3 पार्ट्स का फॉर्मूला है तो फिर वो डिराइव नहीं होता. जैसे कि ये 2 पार्ट्स का फॉर्मूला है, ut एक पार्ट है, हाफ at स्क्वायर एक पार्ट है, डिराइव नहीं हो पाता. ठीक है, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर और वेक्टर. कोई सी क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है, इसके बारे में भी कोई जानकारी आपको नहीं हासिल होती है. ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. तो ये इसके लिमिटेशंस है बेटा. 3 2 1 रेडी गो डन हो गया. तो ये सब इसके लिमिटेशंस थे, लेकिन इसके जो लिमिटेशंस अगर उसको छोड़ा जाए तो जहां जहां इसने अपना काम बनाया है वो भी एक तरफा चीजें थी. ठीक है, 3 इसके बहुत ही तगड़े एप्लीकेशंस थे जिसमें हमने काम कर लिया था. कन्वर्जन बिटवीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसके बाद क्या था, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, और तीसरा क्या था, यू कैन ऑल्सो डिराइव अ फॉर्मूला. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला पूरा फंडा जो है आप लोग के दिमाग में सुपर क्लियर हो चुका होगा. यूनिट 1 का चैप्टर 1 का आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर रिविजन आपके सामने पेश कर दिया गया है. मेरे हिसाब से आपकी काफी में हेल्प हो जाएगी. अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा, इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, तो इसको लाइक करें, अपना प्यार मुझ तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकें कि क्या क्या चीजें ऐड हो गई हैं और क्या क्या धमाकेदार चीजें और भी ऐड होने वाली हैं. ठीक है, अगर कुछ भी फीडबैक रहता है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बहुत ही प्यार भरे शब्दों में अपनी बात मुझ तक पहुंचा दीजिएगा. तो मेरे ख्याल से आपको पूरा फंडा सुपर क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, अब क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म. मिलते हैं आपसे अगली क्लास में. और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज. सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश. इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.